क्योंकि वो परसीव्ड है, जो कंट्राडिक्शन है वो समाज में एक परसेप्शन है पुलिस का, और उसी को दूर करने के लिए संभवतः ये किताब लिखी गई है। मतलब हम कहें कि एज एन ऑफिसर, एज ए ह्यूमन बीइंग, तो दोनों सेपरेट नहीं हैं और दोनों एक हो सकते हैं। यही दिखाने का इस बुक में प्रयास किया गया है। फ़र्क देखेंगे मेरे विचार से, उत्तराखंड कंट्री का वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। यहाँ डाटा के हिसाब से भी और परसेप्शन भी देखिए, आप देहरादून में ही देख लीजिए, रात में कभी भी 12 बजे 1 बजे लड़कियां अकेले आपको गाड़ी चलाते घर जाते मिल जाएंगी। चेंज आया है, बेटर भी हुआ है। हमारा वर्कआउट रेट बहुत हाई है। आजकल हम सीसीटीवी से वर्कआउट कर लेते हैं। 80 to 90% केसेस वर्कआउट हो रहे हैं। फिर भी समाज में अपराध को, जैसा मैंने कहा, ख़त्म करने के लिए बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, आर्थिक फैक्टर्स, सोशल और साइकोलॉजिकल, बहुत सारे फैक्टर्स। जो आपने कहा, लो होने के कई सारे कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जिसे बोलेंगे कि जो अपराधी है ना, बड़ा अपराधी, उसके मन से क्राइम का डर खत्म हो गया है, पुलिस का डर। जो साइबर क्राइम है वो हमारे देश का अभी पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बल्कि मेरी अगली किताब उसी पे आ रही है, उसका नाम है साइबर एनकाउंटर्स, एडवेंचर्स ऑफ कॉप्स विद ऑनलाइन क्रिमिनल्स। दूसरा, साइबर क्राइम में सज़ा कुछ न के बराबर है, 3 साल, और 7 साल से कम में अरेस्ट नहीं करने देती कोर्ट। पहले 3 साल पे अरेस्ट था, अब 7 साल पे अरेस्ट हो गया। 3 से 7 के बीच में खाली नोटिस दे दो। तीसरा, साइबर क्राइम के हब्स हो गए। आप में से जमतारा सीरीज़ कितनों ने देखी है? तो आधे लोगों ने देख ली, बाकी भी देखे। इट इज़ बिकम ए जॉब। आजकल साइबर क्राइम के कोर्सेज चल रहे हैं। आप लोग जो यहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने का फीस देते हो कि 1 साल का 1 लाख रुपया, वो एक हफ्ते में 1 लाख रुपया ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी आई, जैसे आजकल हमारे घर निर्माण में आ जाते हैं ना लोग, ऐसा नहीं। उनके बंधुआ थे उनके यहाँ, वो बंधुआ भी क्या, माँ बाप ने कर्ज लिया होगा और उसके बदले में मजदूरी चल रही है 10 साल 20 साल, तो बेचारे उनकी तो ज़िंदगी उसी में बीत गई। तो दे हैड नो फ्रीडम। तो ये जो बॉन्डेड लेबर एक्ट बना है, चाइल्ड लेबर एक्ट की बात कर लीजिए, यहीं पे आप सभी कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर क्या है, समाज में एक्सेप्टेड नहीं है इतना, पर एक्ट बन गया। ठीक है, चाइल्ड लेबर वही मैं मानता हूँ। इवन बॉन्डेड लेबर धीरे धीरे आया है, अभी तक समाज की नज़रों में इतना बड़ा क्राइम नहीं है। जबकि आप ह्यूमैनिटेरियन एंगल से सोचिए तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी बेचारे के बॉन्डेड लेबर के रूप में बीत गई, तो उससे तो कोई फ्रीडम ही नहीं, उसने दुनिया क्या देखी। जैसे हमारा बच्चा सड़कों पे जो गुब्बारे बेच रहे हैं, या वो भीख मांगने के बराबर ही है। वो उनके लिए हमने ऑपरेशन मुक्ति चलाया, मैं पिछली बार बोल रहा था, और उत्तराखंड पुलिस ने अभी तक 1700 बच्चों को एजुकेशन में डाला है, भिक्षावृत्ति से निकाल। मुझे लगता है कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, क्योंकि वो परसीव्ड है, जो कंट्राडिक्शन है वो समाज में एक परसेप्शन है पुलिस का, और उसी को दूर करने के लिए संभवतः ये किताब लिखी गई है। मतलब हम कहें कि एज एन ऑफिसर, एज ए ह्यूमन बीइंग, तो दोनों सेपरेट नहीं हैं और दोनों एक हो सकते हैं। यही दिखाने का इस बुक में प्रयास किया गया है। बल्कि जो इसका टाइटल आया उससे मुझे ये जो बुक है, पहले बता दूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और दोनों में पैरेलली लिखी गई, कोई ट्रांसलेशन नहीं है। और इसका बेसिस मेरी डायरी है, 20 साल की डायरी। और डायरी ये है कि 70% हिंदी में, 30% इंग्लिश में डायरी। सो इतना समझ सकते हैं कि आप उसको बाकी हमने डाला है। तो ये जो टाइटल कहाँ से आया और क्यों आपको कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रहा है, वो ये है कि हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, सबसे पहले हमारी सिलेक्शन के बाद मसूरी में ट्रेनिंग होती है, जिसमें IAS, IPS, IFS सारे कॉमन होते हैं, फाउंडेशन कोर्स 4 महीने का। और फिर हम लोग अलग अलग एकेडमीज में चले जाते हैं। IAS वाले मसूरी रह जाते हैं, हम लोग नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद जाते हैं, और उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग में जाते हैं। तो जब मैं बहुत सारे आइडियल्स लेके हम सर्विस में आते हैं, तो जब मैं फील्ड ट्रेनिंग में गया, इलाहाबाद में मेरा था, प्रयागराज में फर्स्ट पोस्टिंग एज ASP अंडर ट्रेनिंग, जहाँ में थाना अध्यक्ष का रोल भी देखना पड़ता है।
तो उस दौरान शुरुआती दौर में मुझे ऐसा लगा था कि जितना हम सोच के आए थे जनता की सेवा करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं, तो मुझे लगा कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ। तो मैंने उसको चक्रव्यूह का नाम दिया है कि मैं किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गया हूँ। तो उसी को देख करके और फिर मैं जब थानाध्यक्ष वाले रोल में गया तो मुझे लगा नहीं बहुत कुछ संभव है यहाँ करना, ठीक है। तो उसी में ये मैंने 2 लाइनें जिससे टाइटल आया है, उसी से 2 लाइन लिखी थी मैंने, 4 लाइन कविता की, मैं पढ़ लेता हूँ। वैसे इस बुक की सारी पोएम्स ओरिजिनली हिंदी में है, इंग्लिश बुक में जो पोएम्स है वो ट्रांसलेटेड है, बाकी सारी इंग्लिश बुक ओरिजिनल है। तो इसी से आपको आइडिया लग जाएगा सभी को। एक बंधी हुई लीक, एक बंधी हुई लीक और सामंती मर्यादा के गोल गोल दायरे, सामंती मर्यादा के गोल गोल दायरे, इन्हीं पर चलते हैं लोग, चलने की सीख देते हैं लोग। देखिए जो जिस बात को दिमाग में रख के लिखा गया है, ये प्योरली मेरी डायरी से है ये पोर्शन, तो वो ये था कि मैं तो गांव के बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं मैथमेटिकली बहुत शार्प था तो मैं इसलिए आईआईटी में आ गया बिना कोचिंग के। तो वहाँ जब हमारी 3rd ईयर की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई, जिसको आजकल इंटर्नशिप कहने लग गए हैं, हमारे टाइम में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहते थे, तो वो मैंने उषा फैंस में की कलकत्ता में। तो तब मुझे समझ आया कि भाई ठीक है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होना ठीक है, किंतु इंजीनियरिंग मेरा कप ऑफ टी नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो बिकॉज मेरे को जो 2 महीने की वो ट्रेनिंग थी उसमें एक दिन के 8 घंटे काटने भी मुश्किल होते थे। मैंने कहा 8 घंटे काटना जहाँ इतना मुश्किल है, वहाँ पूरा जीवन कैसे जिया जाएगा। इसलिए मैंने वो लाइफ वहाँ से चेंज किया। वहाँ से मैंने ठानी कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूंगा, और मैं सोचता था यहाँ पे पब्लिक सर्विस के बहुत ज़्यादा मौके हैं और आपको अपना जो है रिजल्ट भी इमीडिएट आते हैं, मतलब है ना, यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल। तो ये सोच करके इन आइडियाज़ के साथ हम सर्विस में आए, ठीक है, सेलेक्ट हुए। तो बड़ी तैयारियां, आपको सबको पता है जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मेरे ख्याल से देश का सबसे टफ एग्ज़ाम है, तो आसान नहीं होता। तो उसके जो इंटरव्यू वगैरह में ये सवाल आमतौर पे पूछ लिए जाते हैं, वे आप आईआईटी करके क्यों आईपीएस में आ रहे हो, आईएएस में आ रहे हो। तो मैं सोचता था भाई बाकी सब लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे, इतने ही बड़े बड़े आदर्शों के साथ आए होंगे सर्विस में, किंतु मैंने वहाँ जाके रियलाइज़ किया कि ज़रूरी नहीं होता, हर आदमी की बैकग्राउंड सिमिलर नहीं होती। बहुत सारे लोग पहले से ही जिनके पेरेंट्स बड़ी अच्छी अच्छी सर्विसेज में थे, ठीक है ना, कोई सिविल सर्विसेज में ही थे या कोई और थे, तो उनको उनके पर्पज आने का मोटिव ज़रूरी नहीं था कि वो मेरे जैसा हो। ज़रूरी नहीं है कि वो सिंघम की बात कर रहा था कि हमेशा ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गलत हो और हमेशा ऑफिसर सही हो। तो ये डेमोक्रेसी में बैलेंस भी ज़रूरी है। ये तो डेमोक्रेसी नाम ही चेक्स एंड बैलेंसेज का है, बस उसमें जब जब कोई अपनी ओवरडोज करता है वहीं गड़बड़ हो जाता है, और करते हैं लोग, रियलिटी में करते हैं, आप सबको पता है कहीं कहीं। और वो ओवरडोज जब होती है तो कहीं ना कहीं फिर उसका बैलेंस, जनता भी उसका बैलेंस बनाती है, तो वो गलत है। और इस तरह के प्रेशर लाइफ में आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हों। और उसका मैं आपको बता दूं, जब मैं एसपीशिप मेरी जो हुई है, टोटल 14 साल में मेरे 17 ट्रांसफ़र हुए हैं। और मेरी बिटिया जब 3rd क्लास में थी, वो उसका 9th स्कूल था। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये भी होता है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग तो भी नया है, बट इसको मैंने रैट रेस का नाम दिया है इंग्लिश वाली बुक में, और या मैड रेस। तो बस यही है कि हम अपनी लाइफ में इतना तेज़ी से भागे जा रहे हैं कि टाइम ही नहीं है रुकने का, सोचने का, समझने का कि क्यों ऐसा, आखिर क्यों कर रहे हैं। तो ये आप देखते ही हैं कितनी सारी दुर्घटनाओं में कितने लोग खड़े होकर के साथ देते हैं। तो ये मथुरा की कहानी थी, मैं एसएसपी मथुरा था और उसमें एक बस पलट गई, उसमें करीब 18 से 20 कैजुअल्टी हुई थी। तो लोग बाग, जब तक पुलिस नहीं आई किसी ने कुछ नहीं किया, फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया रेस्क्यू, ये सब करके हॉस्पिटलाइज किया। तो वो मैं उस पर कमेंट कर रहा हूँ कि कितने इनसेंसिटिव हो गई है, पब्लिक भी कितनी इनसेंसिटिव हो गई है। वैसे सड़क दुर्घटनाओं के प्रति आजकल गवर्नमेंट
ने बड़ा अच्छा वो मतलब पॉजिटिव रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रोड सेफ्टी कमेटी बनाई है, और एक आपने देखा होगा गुड स्मैरिटन अवार्ड हम लोगों ने फ्लोट किया है। पहले क्या था कि लोग बाग डरते थे कि हमने रिपोर्ट कर दिया एक्सीडेंट को तो पुलिस हमें को वादी बना देगी, फिर हमको गवाही देनी पड़ेगी कोर्ट में, पुलिस हमसे 10 सवाल पूछेगी। तो वो सब मैंडेटरीली ख़त्म कर दिया, ऑप्शनल कर दिया है कि आपकी मर्जी है तो डिटेल दीजिए। तो और वो पुलिस को ट्रेनिंग में भी बताया जा रहा है कि भाई आप जो बेचारा सूचना दे रहा है उसको मत एक्यूज बनाइए, उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करिए। और तो ये इतनी चेंजेस आए हैं। और जो किसी इस तरह के एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प कर रहा है तो उसको रिवार्ड दिलाइए, जैसे अभी हमने ऋषभ पंत वाले में भी 1 लाख रुपया दिलाया, बाकी सब में तो दैट वो उसको नहीं रोक पा रहे हैं। एक तो ये सवाल है सर। दूसरा एक सवाल और ऐसे ट्रैफिक के बारे में कि इतना ज़्यादा हॉन्किंग होती है, विदेशों में तो हॉर्न बजा ही नहीं सकते। हॉन्किंग एक ऐसी चीज़ है सर जिसके बारे में भी कोई ना कोई इस तरह का एक कानून लाना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, फाइन लगना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा तो हम शोर के ऊपर काबू पाए सर। देखिए मुश्किल तो है, बट ये तो पब्लिक प्रेशर ही काम कर सकता है। सिर्फ ये है कि हमारा जो 112 नंबर है वो तो हमेशा ओपन है। 100 नंबर और 112 नंबर वो पूरे देश में इमरजेंसी नंबर हो गया। अगर उनको एक्चुअल जेन्युइनली लग रहा था कि ये बिल्कुल खतरनाक है तो उन्हें कॉल कर देना चाहिए था 112 पे कि हमारा ड्राइवर शराब पिए और ये अच्छे से जो है वो नहीं कर रहा है। तो पुलिस कहीं रोकती उसे रास्ते में, या उनके जो ये बस वालों का जो डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, उनको एक नंबर भी लिखा होता है बस में, हाँ, या में सूचित करिए। हाँ, अगर या उनको कोई सूचित करता तो संभवतः वो रोक पाते। ऐसे बहुत मुश्किल होता रास्ते में, उनके वाले तो ड्राइवर तो नहीं बदल पाते इतने शॉर्ट नोटिस पे। ये तो यही है कि भाई जैसे गलत आदमी हमारे विभाग में भी है, पुलिस में ऐसे उनके यहाँ भी कोई ना कोई है। पर ये है कि यस पब्लिक प्रेशर बना करके ये कर सकती थी कि उसको गाड़ी चलाने से रोक दे। आदमी को जल्दी भी तो है ना जाने की, नहीं तो मान लिया सबके सब लोग मिल जाते तो चलो हम उतर जाते हैं, रोको हम नहीं जाएंगे तुम्हारी गाड़ी। दिस वाज पॉसिबल। हाँ, अरेस्ट तो हो गया, बट वही है कि कितनी हल्की धाराएं हैं, एक्सीडेंट में कोई बड़ी धारा नहीं है। एक काइंड ऑफ मेमोयर्स हैं ये भी मेमोयर्स हैं। और वो जो दूसरी एक बुक है जो आ रही है साइबर, वो भी मेमोयर्स हैं। उसमें साइबर क्राइम की 12 कहानियाँ हैं। एक लेडी ने देहरादून में एक डॉगी खरीदने के लिए 66 लाख रुपए दिया, और वो क्रिमिनल कैमरून का निकला, और हम कैसे पकड़ के लाए हम ही जानते हैं। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं उसमें कि साइबर क्राइम कैसे आपको टच करता है, कैसे इससे अवेयर होना जरूरी है, कैसे इससे बचा जाए, ठीक है ना। बाकी मेरी 2 किताबें सिविल सर्विसेज रिलेटेड हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जैसे वो पूछ रहे थे सवाल, तो अपने आप में फुल टॉपिक है। टेररिज्म, नक्सलिज्म, कश्मीर प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम, तो प्रोफेशनली है वो भी। और एक वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के ऊपर है। तो दैट इज इट।